सोनिया गांधी जी, मोतीलाल वोरा जी, अशोक गहलोत जी, गुलाम नबी आजाद जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, ए.के. एंटनी जी, अहमद पटेल जी, पी.सी. चाको जी, अजय माकन जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब सीनियर नेता स्टेज पे जो बैठे हैं और यहां सामने जो बैठे हैं, आप सबका यहां स्वागत। पार्टी के हमारे कार्यकर्ता, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस के हमारे सब लोग, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां दिल से बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। बहुत गर्मी है, आप दूर दूर से आए, हमारी बात सुनने आए, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूं। इस रैली का नाम जन आक्रोश रैली है। जहां भी मैं जाता हूं, लोगों से बात करता हूं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हो, किसान हो, मजदूर हो, जिससे भी बात करता हूं, सीधा सवाल पूछता हूं, खुश हो? जवाब मिलता है नहीं, हम सरकार से गुस्सा है, हमारे अंदर दर्द है। हिंदुस्तान आस्था का देश है और आस्था का पेड़ सत्य पे खड़ा होता है, सत्य की जमीन पे खड़ा होता है। हमारे प्रधानमंत्री एक के बाद एक भाषण करते हैं। जहां भी जाते हैं कोई ना कोई वायदा कर जाते हैं। भ्रष्टाचार की बात होगी, रोजगार की बात होगी, किसानों की बात होगी, मगर सच्चाई नहीं होगी। हिंदुस्तान आस्था का देश है, मंदिरों का, मस्जिदों का, चर्च का देश है, धार्मिक देश है। जब हमारे लोग, हम सब मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में हाथ जोड़ते हैं, गुरुद्वारे में हाथ जोड़ते हैं, हम सत्य के सामने हाथ जोड़ते हैं। अगर हिंदुस्तान की जनता अपना सिर झुकाती है तो वो सिर्फ सत्य के सामने सिर झुकाती है और किसी चीज के सामने सिर नहीं झुकाती। ये हमारी सच्चाई है। आमतौर से किसी से बातचीत होती है, कभी कभी झूठ ढूंढना पड़ता है। कोई आता है, आधा घंटा बात करता है और व्यक्ति को सोचना पड़ता है कि भाई झूठ कहां बोला। देश प्रधानमंत्री के भाषणों को सुनता है और देश सच्चाई को ढूंढने की कोशिश करता है। देश कहता है प्रधानमंत्री ने आधा घंटा भाषण दिया, चलो बैठकर भाषण में से सच्चाई निकालते हैं। कर्नाटक में चुनाव हो रहा है, मोदी जी आते हैं, प्रदेश के सामने भ्रष्टाचार की बात करते हैं, कहते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ में लड़ाई लड़ना। स्टेज पे उनके दाएं साइड पे येदियुरप्पा जी खड़े हैं, बीजेपी के चीफ मिनिस्टीरियल कैंडिडेट जो स्वयं जेल में जा चुके हैं।
जेल का पानी, जेल का भोजन खाएं। दूसरी तरफ 4 मंत्री वो भी जेल में आकर समय लेके आए, और बीच में नरेंद्र मोदी जी, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं। देश देख रहा है, कर्नाटक देख रहा है, कह रहा है क्या कह रहे हैं। पीयूष गोयल अपनी कंपनी को डिक्लेयर नहीं करता है, मंत्री बनता है, अपनी कंपनी को डिक्लेयर नहीं करता है। बाद में एक पावर कंपनी को 48 करोड़ रुपए के लिए अपनी कंपनी बेचता है। पहली बार पावर मिनिस्टर अपनी कंपनी किसी पावर कंपनी को बेचता है। नरेंद्र मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। नीरव मोदी 30,000 करोड़ रुपए आपका पैसा उठा के ले जाता है, आपको लाइन में खड़ा करते हैं, आपसे कहते हैं काले धन के खिलाफ लड़ाई है। 500 रुपए, 1000 रुपए का नोट रद्दी कर रहा हूं, काले धन के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हिंदुस्तान की पूरी जनता खड़ी हो जाती है लाइन में, जेब में से पैसा निकालकर बैंक में डालती है। कुछ ही महीने पहले पता लगता है हिंदुस्तान की जनता का पैसा बैंक से सीधा नीरव मोदी के जेब में गया, और नीरव मोदी हिंदुस्तान से भाग के लंदन चला गया। आप मुझे बताओ, देश के चौकीदार ने जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हैं, इन्होंने नीरव मोदी के बारे में एक लाइन बोली, एक शब्द बोला? हमारे आर्मी के लोग कहते हैं हमारे पास हथियार खरीदने के लिए पैसा नहीं है। मनमोहन सिंह जी की सरकार ने राफेल हवाई जहाज 700 करोड़ रुपए प्रति हवाई जहाज खरीदा। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। मोदी जी फ्रांस जाते हैं, पेरिस जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को बदल देते हैं बिना किसी को पूछे। रक्षा मंत्री को मालूम नहीं होता है, कॉन्ट्रैक्ट बदलते हैं, कहते हैं दाम सही नहीं था। जहां हमने 700 करोड़ में खरीदा, नरेंद्र मोदी जी ने 1500 करोड़ प्रति हवाई जहाज खरीदा, मतलब हवाई जहाज का दाम दुगना कर दिया। सेना कहती है हमारे पास पैसा नहीं है, और नरेंद्र मोदी अपने उद्योगपति मित्र को पैसा दे रहे हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, जिसने 70 साल हवाई जहाज बनाया है एयरफोर्स के लिए, उससे कॉन्ट्रैक्ट छीनते हैं और अपने उद्योगपति मित्र को देते हैं। उद्योगपति मित्र पे 45,000 करोड़ रुपए का कर्जा है, मगर नरेंद्र मोदी को कोई फर्क नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। अमित शाह का पुत्र 50,000 रुपए को 3 महीनों में 80 करोड़ रुपए में बदल देता है। देश का चौकीदार जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता है, उसके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकलता है। चार सुप्रीम कोर्ट के जज पहली बार जनता के सामने आते हैं। आमतौर से जनता जज के पास न्याय के लिए जाती है। 70 साल में पहली बार हिंदुस्तान में सुप्रीम कोर्ट के जज हाथ जोड़कर हिंदुस्तान की जनता के सामने आते हैं और कहते हैं, हिंदुस्तान की जनता, हम आपसे न्याय मांग रहे हैं। मोदी जी चुप। मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। सुप्रीम कोर्ट के लोग जस्टिस लोया का नाम लेते हैं, कहते हैं कि कोर्ट पर दबाव डाला जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी चुप। जहां भी देखो, चाहे वो कोर्ट्स हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, जहां भी देखो हिंदुस्तान के सब इंस्टीट्यूशंस में, आईआईटी, आईआईएम, शिक्षा के इंस्टीट्यूशन,
इलेक्शन कमीशन, सब जगह आरएसएस के लोग एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक डाले जा रहे हैं। हर मंत्री के पास ओएसडी है आरएसएस का। हिंदुस्तान के सब इंस्टीट्यूशंस को नष्ट किया जा रहा है और नरेंद्र मोदी जी चुप। वायदा किया था 2 करोड़ युवाओं को हर साल मैं रोजगार दूंगा। देश के युवा ने भरोसा किया उन पर। सोचा था कि नरेंद्र मोदी जी के शब्दों में कोई वजन होगा। 4 साल हो गए, रोजगार छोड़ो, बेरोजगारी 8 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है। नोटबंदी ने और गब्बर सिंह टैक्स ने इनफॉर्मल सेक्टर की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। करोड़ों युवाओं से उनका रोजगार छीन लिया। छोटे दुकानदारों को खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया। और नरेंद्र मोदी जी रोजगार की बात करते हैं। चाइना 24 घंटे में 50,000 युवाओं को रोजगार देता है और हमारा प्यारा हिंदुस्तान उन्हीं 24 घंटे में 450 युवाओं को रोजगार दे पाता है। युवा देख रहा हो नरेंद्र मोदी की ओर, कहता है ये तो खोखला है, इनके शब्दों में कोई वजन नहीं है, ये तो सिर्फ झूठ बोलते हैं। मगर देश के सामने एक बहुत बड़ी समस्या है, किसानों के सामने समस्या है। 2.5 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान के 15 सबसे बड़े उद्योगपतियों का नरेंद्र मोदी जी कर्जा माफ कर सकते हैं। किसान हर रोज अपना खून पसीना देता है, देश के लिए दिल से काम करता है। नरेंद्र मोदी जी उसका 1 रुपया कर्जा माफ नहीं कर सकते। मैं स्वयं उनके ऑफिस गया, मैंने स्वयं उनसे कहा, नरेंद्र मोदी जी आपने 15 लोगों का कर्जा माफ किया है, आप हिंदुस्तान के किसान का कर्जा माफ करो। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका, तमिलनाडु, इन सब का कर्जा माफ करो। मेरे सवाल का जवाब तक नहीं दिया नरेंद्र मोदी जी ने। अमरिंदर सिंह जी बैठे हैं, सिद्धरमैया जी कर्नाटक में हैं। इनसे मैंने पूछा क्या किसानों का कर्जा माफ किया जा सकता है? 10 दिन के अंदर, मैं बता रहा हूं, 10 दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ किया गया। 11 दिन नहीं लगे। मोदी जी बोनस छीन गए, एमएसपी नहीं देते हैं, एमएसपी नहीं बढ़ाते हैं और फिर भाषणों में किसानों की बात करेंगे। अरुण जेटली जी कहते हैं किसानों का कर्जा माफ करना हमारी पॉलिसी नहीं है। किसान के सामने सिर्फ एक रास्ता है, आत्महत्या। कांग्रेस पार्टी के बिना, मैं आपको बता रहा हूं, स्टेज से बता रहा हूं, कांग्रेस पार्टी के बिना इस देश का किसान जी नहीं सकता है। इस देश के किसान, अगर कांग्रेस पार्टी खड़ी नहीं होती, अगर कांग्रेस पार्टी खड़ी नहीं होती, हिंदुस्तान के किसान की सब जमीन नरेंद्र मोदी छीन के ले जाता। दूसरी तरफ देखो, हर प्रदेश में दलितों पे, माइनॉरिटीज पे, आदिवासियों पे अत्याचार। रोहित वेमुला पढ़ाई करता है, उसको कुचल कर मार देते हैं। उना में दलितों की पिटाई होती है। हर प्रदेश में दलितों की, माइनॉरिटीज की हत्या होती है और प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। कहते थे, नरेंद्र मोदी जी कहते थे, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार, 70 साल में पहली बार विदेश में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को
सीधा मुंह पे बताया गया कि आप हिंदुस्तान की महिलाओं की रक्षा नहीं कर रहे हो। हिंदुस्तान की महिलाओं पर आपके लोग आक्रमण कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आपके एमएलए ने महिला पे आक्रमण किया। जम्मू कश्मीर में महिला पे, छोटी बच्ची को मारा जाता है और हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं कहता है। क्या मतलब है इसमें? दूसरी तरफ देखिए, आज प्रधानमंत्री चाइना में है। चाइना में मैंने अखबार में पढ़ा, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और चाइना के प्रेसिडेंट चाय चख रहे हैं। चाय चखी जा रही है, बिना एजेंडा के डिस्कशन चल रहा है। पहले गुजरात में मोदी जी और चाइना के राष्ट्रपति झूला झूले। अब चाइना में बिना एजेंडा के डिस्कशन चल रहा है। डोकलाम में चाइना की सेना घुसी हुई है। चाइना हेलीपैड बना रहा है, एयरपोर्ट को एक्सटेंड कर रहा है, अपनी सेना को वहां बैठा रखा है और हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चाइना में बैठा हुआ बिना एजेंडा डिस्कशन कर रहा है। डोकलाम के बारे में हमारे प्रधानमंत्री ने चाइना में एक शब्द नहीं कहा है। क्या मतलब है इसका? किस प्रकार का प्रधानमंत्री है? 70 साल में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने ऐसा कभी काम नहीं किया। नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने, राजीव जी ने, मनमोहन सिंह जी ने, राव जी ने, वाजपेयी जी ने, देवगौड़ा जी ने, इंदर गुजराल ने ऐसा काम कभी नहीं किया। मगर नरेंद्र मोदी ऐसा काम कर सकते हैं। यह सच्चाई है और इसीलिए हिंदुस्तान की जनता के अंदर गुस्सा है। जहां भी वो जाते हैं, बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग नफरत पैदा करने की कोशिश करते हैं। मगर ये देश प्यार का देश है, ये नफरत का, क्रोध का देश नहीं है। मोदी जी ने कहा था 70 साल कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया। 70 साल में कुछ नहीं हुआ। मुझे 60 महीने दो और 60 महीने में मैं हिंदुस्तान को बदल के दे दूंगा। 60 महीने में नरेंद्र मोदी जी ने क्या क्या किया मैं आपको बताता हूं। देश को बेरोजगारी दी, बीजेपी के एमएलएज ने महिलाओं पर अत्याचार किया, नरेंद्र मोदी जी ने गब्बर सिंह टैक्स दिया, छोटे दुकानदारों को, इनफॉर्मल सेक्टर को खत्म किया। चाइना के सामने नरेंद्र मोदी जी खड़े नहीं हो पाए। ये 70 साल में नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, 60 महीने में नरेंद्र मोदी जी ने दिया। ये देश इमारत जैसा है। इमारत में अलग अलग चीजें लगती हैं। बिल्डिंग बनानी होती है, उसमें ईंट लगते हैं, मट्टी लगती है, फाउंडेशन होता है, टाइल्स लगती हैं, छत होता है। मगर हर इमारत में पानी के बिना इमारत नहीं खड़ी हो सकती है। सही बात है, पानी के बिना इमारत नहीं खड़ी हो सकती है। हिंदुस्तान की इमारत का पानी कांग्रेस पार्टी है। पानी प्यार है नरेंद्र मोदी जी। इस देश को अगर खड़ा करना है
इस देश को अगर आगे ले जाना है तो प्यार की जरूरत है, नफरत की नहीं। आरएसएस और बीजेपी के लोग नफरत फैलाते हैं, क्रोध फैलाते हैं। कांग्रेस पार्टी के लोग, हमारे सब कार्यकर्ता जो यहां धूप में खड़े हैं, प्यार फैलाने का काम करते हैं, भाईचारा फैलाते हैं। और यही हिंदुस्तान का पानी है, इसके बिना यह देश नहीं बन सकता है। और 70 सालों में हमने ये काम कांग्रेस पार्टी ने देश के लिए किया है। हमने इस देश को जोड़ने का काम किया है। हमने इस देश की महिलाओं की रक्षा करने का काम किया है। हमने इस देश के किसानों को, दलितों को, आदिवासियों को, माइनॉरिटीज की रक्षा करने का काम किया है। और हमने इस देश को एक साथ जोड़कर आगे ले जाने का काम किया है। ये हमारा काम है, ये हमने कांग्रेस पार्टी ने इस देश को दिया है। चुनाव आने वाले हैं और आप देखिए ना, कांग्रेस पार्टी का जो कार्यकर्ता है, आपके बारे में 2014 में बीजेपी और आरएसएस की मशीन ने पूरे देश में झूठ फैलाया। मनमोहन सिंह जी बैठे हैं, एंटनी जी बैठे हैं, सोनिया जी बैठी हैं। हमारी सरकार के बारे में मोदी जी ने झूठ फैलाया। हर जगह जाकर नरेंद्र मोदी जी ने कांग्रेस पार्टी के बारे में, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बारे में, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के बारे में झूठ फैलाया। और अब सच्चाई बाहर आ रही है। अब नरेंद्र मोदी का सच जनता को दिखाई दे रहा है। अब कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता की शक्ति आस्ते आस्ते देश को दिखाई देनी शुरू हो गई है। आप गुजरात में खड़े हुए, मैं आपको बताता हूं, आप अपनी शक्ति को पहचानो। आप गुजरात में खड़े हुए, हमारे प्रेस के मित्रों ने कहा गुजरात में कांग्रेस पार्टी 25 सीट से ज्यादा नहीं ले सकती है। पूरा का पूरा दम गुजरात की सरकार का, हिंदुस्तान की सरकार का दम, सीबीआई, ईडी, हर संस्था का दम, बीजेपी के हर कार्यकर्ता का दम, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता खड़ा हो गया और नरेंद्र मोदी जी को सी प्लेन में बैठा दिया, फ्लाइट करा दी। आपने उनका चेहरा देखा होगा, हिल गए थे, घबरा गए थे और बच के गुजरात से निकले। अब आप देखना कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता कर्नाटक में क्या करता है। आप देखना क्या करता है कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता। हर बूथ पे खड़ा है, अपनी विचारधारा के लिए खड़ा है और एक साथ मिलकर लड़ रहा है। आप देखना क्या होता है कर्नाटक में। और उसके बाद देखना राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में क्या होता है। आप देखना अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट जी, सिंधिया जी, कमलनाथ जी, छत्तीसगढ़ की लीडरशिप यहां खड़ी है। आप देखना क्या होता है। मैं आपको यहां बता देता हूं, कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी जीतेगी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी जीतेगी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जीतेगी, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी जीतेगी, 2019 में कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी। और क्यों जीतेगी मैं बताता हूं, क्योंकि ये जो हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता है, जो हर रोज अपना खून पसीना देता है, गर्मी में खड़ा होता है, ये शेर का बच्चा है, शेर का बच्चा। और ये सत्य का सिपाही है। इसको आप मारो, इसको आप पीटो, इसकी आप टांग तोड़ दो, इसको आप गोली मारो, ये सत्य को पकड़ के छोड़ेगा नहीं। पंजाब के यहां लोग बैठे हैं, आप पूछो पंजाब के लोग यहां बैठे हैं, अमरिंदर सिंह जी बैठे हैं, मुझे यहां पे पंजाब की लीडरशिप दिख रही है, असम के लोग बैठे हैं, आप इनसे जाके पूछो पंजाब में कितने कांग्रेस वर्कर्स ने अपनी जान कांग्रेस पार्टी के लिए, हिंदुस्तान के लिए दी। आप पूछो। बिट्टू बैठा है, इनसे पूछो बेअंत सिंह कौन थे और किसके लिए मरे। असम में जाके पूछो कितने कांग्रेस पार्टी ने, कितने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी जान दी।
और ये सिर्फ मैं 2 स्टेट की बात नहीं कर रहा हूं, हर स्टेट में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने अपनी जान दी है, चाहे वो केरला हो, बंगाल हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, हर स्टेट में हमारे कार्यकर्ता ने जान दी है। किसके लिए जान दी है? सत्य के लिए जान दी है, सत्ता के लिए नहीं, सत्य के लिए जान दी है। यह फर्क है हम में और उनमें, और दिखा देंगे उनको 2019 में, आप देखना। इसलिए आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी जी का चेहरा बदल गया है। हम सत्ता के सच के साथ खड़े होते हैं, नरेंद्र मोदी सत्ता के पीछे छुपे हुए हैं। चुनाव आने दो, देखो क्या होता है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं से और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से मैं कहना चाहता हूं, ये पार्टी जो है, ये आपकी पार्टी है, हम सबकी पार्टी है, आपके खून पसीने की पार्टी है। और मैं कहना चाहता हूं, यहां पे सामने एक्सपीरियंस लोग बैठे हुए हैं, बीच में युवा भी बैठे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट हूं, और मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस पार्टी में चाहे आप बुजुर्ग हो, चाहे आप युवा हो, आपका आदर होगा, आपकी रिस्पेक्ट होगी और आपको जगह मिलेगी। चाहे वो वर्कर 80 साल का हो, 90 साल का हो, चाहे लीडर 80 साल का हो, 90 साल का हो, या चाहे वो 18 साल का कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हो, आप सबका इस पार्टी में आदर होगा। और अगर कोई आपका आदर नहीं करेगा तो फिर मैं उस पर कार्रवाई करूंगा। ये पार्टी देश की पार्टी है, और हमें आने वाले समय में इस पार्टी में लीडरशिप की कोई कमी नहीं है। हर व्यक्ति में कोई ना कोई शक्ति है। देखिए, कभी कभी हमारी पार्टी में अलग अलग ओपिनियंस होते हैं, अलग अलग ओपिनियंस होते हैं। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, सलमान खुर्शीद जी यहां बैठे हैं, और कुछ ही दिन पहले उन्होंने अलग ओपिनियन दिया, और मैं स्टेज से मानने को तैयार हूं कि हमारी पार्टी में अलग अलग विचार होंगे, और मैं अपनी पार्टी में अलग अलग विचारों को बढ़ने दूंगा। मगर एक बात मैं कहना चाहता हूं, मैं ही सलमान खुर्शीद की रक्षा करूंगा। मगर एक बात कहना चाहता हूं कि जब पार्टी लड़ाई लड़ रही है, जब पार्टी आरएसएस के खिलाफ लड़ रही है, तो हमें एक साथ मिलकर लड़ना है, प्यार से लड़ना है। बीजेपी का प्रेसिडेंट और नरेंद्र मोदी जी अपने स्टेज से ऐसी बात कभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनकी पार्टी में सिर्फ एक विचारधारा चल सकती है, एक सोच चल सकती है, और वो है नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सोच। उनकी पार्टी में ना अरुण जेटली का आदर होगा, ना आडवाणी जी का आदर होगा, ना उनके चीफ मिनिस्टर्स का आदर होगा। उनकी पार्टी में सिर्फ एक व्यक्ति का आदर होगा, और वो है नरेंद्र मोदी, और दूसरा अमित शाह। ये फर्क है हमें और उनमें। हम हिंदुस्तान को लीडरशिप देना चाहते हैं, हम नए युवाओं को लाना चाहते हैं। ये जो सामने जगह है, इसमें हम हिंदुस्तान के युवाओं को भी बैठाना चाहते हैं, और यही विचारधारा, यही सोच इस देश को आगे ले जाएगी। यही सोच इस देश में प्यार फैला सकती है, भाईचारा फैला सकती है। देखिए, बाकी देशों ने किसी ना किसी देश पर आक्रमण किया है। यही एक दुनिया में देश है जिसने किसी पर आक्रमण कभी नहीं किया, 3000 साल में कभी नहीं किया। इसका कारण है कि हमारे देश के डीएनए में
अलग अलग विचारों, अलग अलग सोच के लिए आदर है। और ये है कांग्रेस पार्टी। और इस पार्टी को, इस विचारधारा को हम शक्ति देना चाहते हैं। और हमारे साथ पूरा देश खड़ा हुआ है। देश के सब युवा, बुजुर्ग लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं। हमें सिर्फ थोड़ा सा अपने आप को बदलना है और वो काम हम देश को करके दिखा देंगे। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप दूर दूर से आए, आपके अंदर देश की शक्ति है, आप हमारे लड़ते हो, इसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। जनता की पीड़ा और दुख के बारे में, जनता के गुस्से और आक्रोश के बारे में कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के विचार हमने सुने। लेकिन इस रैली से वापस जाने से पहले हमें ये याद रखना होगा कि वक्त है ये दिखाने का कि कांग्रेस के कार्यकर्ता के लहू में कितना लोहा है, कि कांग्रेस के संगठन में कितनी शक्ति है। वक्त है तख्तोताज पलटने का। 2004 में श्रीमती सोनिया गांधी जी ने एक विमर्श खड़ा किया था और आज राहुल गांधी जी के भाषण से 2019 और 2018 के विधानसभा के चुनाव का एक विमर्श खड़ा हुआ है। दलितों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का, नौजवानों का, महिलाओं का। और हम समझते हैं कि राहुल जी का संदेश बहुत स्पष्ट है और वो ये है कि वक्त है, आप आवाज देंगे बदलाव का। वक्त है, वक्त है बदलाव का, वक्त है बदलाव का, वक्त है बदलाव का, वक्त है बदलाव का, वक्त है। पीछे तक आवाज आए और राहुल जी तक आवाज लगे कि सच में आप बदलाव के लिए लड़ेंगे जमीन पर। वक्त है, वक्त है। देखो, आप मेरे कार्यकर्ता हो। एक प्रकार से आप मैं आपको रिपोर्ट करता हूं, मैं आपके लिए काम करता हूं। तो मैं थोड़ा सा, मेरे दिल में बात थी, मैंने पहले सोचा बोलूंगा नहीं, मगर फिर परिवार के लोग हैं तो मैंने सोचा जो मेरे दिल में है मैं बोल देता हूं। मैं आपसे इजाजत चाहता हूं, छोटी सी इजाजत चाहता हूं, आपसे परमिशन लेना चाहता हूं किसी चीज के लिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, 2-3 दिन पहले हम कर्नाटक जा रहे थे और हवाई जहाज में थे और हवाई जहाज यूं नीचे की ओर गया, 8000 फुट नीचे गिरा। मैं हवाई जहाज में बैठा था तो मैंने सोचा चलो, गाड़ी गई। फिर जैसे मैंने सोचा गाड़ी गई, मेरे दिमाग में आया कि मुझे कैलाश जाना है, कि मुझे कैलाश मानसरोवर जाना है। तो मुझे आपसे 10-15 दिन की लीव चाहिए होगी कर्नाटक के चुनाव के बाद, कि मैं कैलाश मानसरोवर जाके वापस आ जाऊं। ये मेरे दिल में था तो मैंने सोचा आपको कह दूं। धन्यवाद।